यार मयंक, मुझे लगता है कि हम रास्ता भूल के कहीं आगे तो नहीं निकल गए हैं यार। अरे यार नक्श, मैं देखो पहले ही बोला था तो कॉल करके पूछ ले, मगर तू है कि मेरी बात मानते ही कहाँ है। आई एम वेरी श्योर कि रोहित के घर का रास्ता यही है, मैं पहले आ चुका हूँ। अरे आगे डेड एंड होगा यार, पूरी तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? तू एक काम कर, ये मोबाइल ले और इसमें चेक कर जीपीएस में हम एग्जैक्टली कौन सी जगह है। हाँ अरे नक्श, ये तो केजपाल रोड है यार। खेचपाल रोड? पर रोहित के घर के जाते समय तो केचपाल रोड आती ही नहीं थी। XZ001278 काले रंग की गाड़ी है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लगता है किसी बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी है। दोनों लड़के काफी जख्मी हो चुके हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी तो करके ले जाओ। ये क्या है? ये तो किसी का कंकाल है। इसका मतलब इस डिवाइडर के अंदर किसी की लाश दफनाई गई है। हेलो सीआईडी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होगा और इस डिवाइडर से कंकाल बाहर निकलेगा। लगता है काफी दिनों पहले लाश को गाड़ा है यहाँ पे, जिसका अब कंकाल बन चुका है। सर, खूनी ने लाश को इस जगह ठिकाने लगाने का सोचा कैसे? उसने सोचा होगा कि कोई ये डिवाइडर तोड़ेगा नहीं और किसी को ये कंकाल मिलेगा नहीं। एक काम करो, आप लोग आ जाओ, आ जाओ। नीचे से हट, संभाल के, संभाल के। कंकाल किसी औरत की लगती है और ये जो कपड़ा है ये भी किसी औरत के साड़ी या दुपट्टे का लगता है। सर, ये कंकाल किस औरत का है और इसे मारा किसने, कैसे पता चलेगा? रेडी, चेहरे की हड्डियां सही सलामत है, चेहरा फिर से बनाया जा सकता है। पता चल जाएगा कि औरत कौन थी और किसने मारा इसे। सर, खूनी ने इतने ओपन एरिया में इस लाश को मार के गाड़ दिया तो किसी ने देखा क्यों नहीं? ये डिवाइडर जिसने बनाया उस कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के बारे में पता करते हैं, वही बताएगा कि ये लाश किसने गाड़ी है यहाँ पे। अरे जल्दी करो भाई, 2 मिनट के काम को 2 घंटा तुम लोग लगा देते हो। घर पे जाना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आराम से सब लोग बैठ के देखेंगे। चलो चलो जल्दी 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 फटाफट करो, फटाफट गमे लौटो, रखो रखो उधर, चलो। सुनो, ओ भाई साहब, मालिक कौन है यहाँ पे? मालिक कौन है इस बिल्डिंग का? फाइव स्क्वायर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक कौन है? जी मैं हूं, बोलिए। केजपाल रोड पे जो डिवाइडर बना है
वो आप ही ने बनाया? जी हाँ, लेकिन आप लोग है कौन और इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? सीआईडी? देखिए सर, हमने कोई गलती नहीं की है। इनफैक्ट डिवाइडर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया है वो भी A1 क्वालिटी का है। सच कह रहा हूँ, हमने कोई लापरवाही नहीं की है। कोई लापरवाही नहीं की आपने? एक औरत की लाश गाड़ी है डिवाइडर के अंदर आपने। औरत की लाश? सर ये क्या कह रहे हैं आप? या उस औरत का कंकाल हमें उस डिवाइडर से मिला है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन? ये कॉन्ट्रैक्टर है। डिवाइडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इन्हीं को दिया था। देखिए मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। डिवाइडर कब बना था? हाँ, पिछले साल 1 मई 2012 से लेकर 2 जून 2012 के बीच में ये सारा काम हुआ है सर। 1 मई 2012 से 2 जून 2012। जी सर। सर देखिए, साइट पर तो हमेशा काम चलता रहता है, वहाँ पे सारे मजदूर रहते हैं। सर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मजदूरों को तो पता होता ना सर। सर हो सकता है मजदूरों को कुछ मालूम है इसके बारे में। डिवाइडर पे जितने मजदूर काम कर रहे थे उन सबके नाम और पते चाहिए हमें, हम उनसे मिलना चाहेंगे। सर ये वो जगह है जहां पे हमें कंकाल मिला। ऐसा लगता है कि खूनी ने उसे मारा कहीं और है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां पे ले आया और डिवाइडर के नीचे गाड़ दिया। हाँ? और उस वक्त खेजपाल रोड पर डिवाइडर का काम चालू था, जो खूनी अच्छी तरह से जानता होगा। बस उसी का फायदा उठाकर उसने उस लाश को वहीं पे गाड़ दिया। और सर ये काम एक आदमी का तो हो नहीं सकता, और भी लोग शामिल होंगे इसमें। हाँ हो सकता है, लेकिन इतना सब कुछ हुआ, किसी ने देखा कैसे नहीं? सर जो स्केलेटन हमें मिला था यहाँ खेजपाल रोड पर, ये रोड आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक रोड जाती है ये मैरिज हॉल की तरफ और दूसरी रोड यहाँ आती है जंगल की तरफ। सर जंगल की तरफ? खूनी ने लाश को जंगल में क्यों नहीं छुपाया? वहां तो आसानी से ठिकाने लगा सकता था सर। हाँ अभिजीत, मगर कभी कभी जंगल में भी तो काम चलता है, लकड़ी तोड़का वगैरह कुछ। हो सकता है उस वक्त एक काम चल रहा था, इसलिए खूनी की हिम्मत नहीं हुई। सर 1 मई 2012 से लेके 2 जून 2012 तक 9 औरतों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करी गई है। ठीक है, तो सर उनमें से 6 औरतों को ढूंढ लिया गया था। 2 की मौत हो चुकी थी, एक औरत मिल तो गई है लेकिन वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसका मतलब है इस औरत का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? सर हो सकता है इसके परिवार में कोई हो ही ना। हो सकता है सचिन, हो सकता है, लेकिन और भी तो कुछ वजह हो सकती है। एक काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता लगाओ 1 मई 2012 और 2 जून 2012 के बीच क्या जंगल में कुछ काम चल रहा था क्या? और फिर ये कॉन्ट्रैक्टर्स वसंत और भुवन, इन्होंने जो डिवाइडर पर काम करने वाले मजदूरों के नाम दिए ना, उन सभी मजदूरों को ब्यूरो में बुला लेते हैं। चिंता करने से क्या होगा चिंटू के बापू? कैसे ना करूं? चिंटू की स्कूल की फीस भरनी है। अच्छा ये बताओ अब तक कितना जमा हुए हैं? क्या जमा हुए हैं? सिर्फ 1500 रुपये बचा पाया हूं मैं। अगर गांव पैसे नहीं भेजे ना तो माँ बाबूजी को बहुत परेशानी हो जाएगी। अब चिंता मत करो, जितना है जैसा है उसी में हम सब मिल बांट के गुजारा कर लेंगे। ये कौन आ गया? पारुल देखो जरा। भाभी नमस्ते। नमस्ते, आइए। जी भाभी। अरे सोहन, क्या चल रहा है यार? बढ़िया भाई, दैनिक मेरा एक छोटा सा काम करेगा। देख मना मत करना यार, मैं तेरा एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई घबराया क्यों है? क्या बात है? पारुल जरा देखो चिंटू को। बैठ पहले। देख बैठने का टाइम नहीं है, मैं ना कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ सप्ताह के लिए घर जा रहा हूँ। तो ये मेरा ब्रीफकेस कुछ दिनों के लिए अपने घर संभाल के रख लेगा? भाई रख लूंगा, पर इसमें है क्या? घरेलू सामान है यार। कहीं फंसवाने का सामान तो नहीं है? कैसी बात कर रहा है यार, तू मेरा दोस्त है, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? अरे नहीं यार, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर तू देख किसी मुसीबत में तो नहीं तू? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है।
बस तू इसे रख ले, मैं जैसे ही लौट के आऊंगा तुझे फोन करूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, याद रखना। ये ब्रीफकेस कैसा है? अरे सोन का है, रखने को दे गया। उन्हें उससे ना अचानक गांव जाना पड़ा। बोल रहा था जैसे गांव से आएगा लेके जाएगा। अच्छा, अरे ये फोन किसका आ गया? हेलो, जी हाँ, मैं दैनिक बोल रहा हूँ। क्या? बताओ, केजपाल रोड पे जो नया डिवाइडर बना, उसका काम कितने दिनों तक चल रहा था? 1 महीना। 1 महीना? मगर साहब, हम लोगों ने किसी का खून नहीं किया, हम लोग खूनी नहीं मजदूर हैं। वसंत सेठ, अरे आप कुछ बोलिए ना। अब इसमें मैं क्या बोलूं? डिवाइडर के नीचे लाश मिली है तो सीआईडी तो पूछताछ करेगी। देखिए सर, हमारा 3-4 साइट पे एक साथ काम चलता रहता है। अब हमारे पीठ पीछे ये लोग क्या करते हैं हमें कैसे पता होगा? हाँ, मगर इनमें से किसी को तो पता होगा। उसी ने उस लाश को दफनाया है उस डिवाइडर के नीचे। नहीं सर, ये हमने नहीं दफनाई, ये काम किसी और का होगा। किसी और का काम है तो तुम लोगों ने उस गुनहगार को देखा कैसे नहीं? तुम सबकी नजरें बचा के एक आदमी वहां पे लाश गाड़ जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अच्छा ये बताइए आप लोग के आप में से किसी ने भी किसी ऐसे आदमी को डिवाइडर के आसपास घूमते हुए देखा जिस पे आपको शक हो? नहीं साहब, हमने 1 महीने में पूरा डिवाइडर तैयार कर दिया था, ऐसे आदमी को नहीं देखा। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, सब लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो फिर से आना पड़ेगा। सर, आपने इन लोग को जाने क्यों दिया? मुझे मौका देते ना, 2 मिनट में इन लोग से सब मैं निकलवा लेता। पंकज जी, आपको मौका मिलेगा, शांत हो जाइए। हाँ पूर्वी? सर, वो दैनिक नाम का मजदूर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। दैनिक? सर, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा लग रहा था कुछ छुपा रहा है। हाँ अभिजीत, मुझे भी गड़बड़ लग रहा है वो। इन सभी लोगों पर नजर रखो, ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी और मजदूर भी, और खास करके वो दैनिक। क्या हुआ साळुंखे, अब तक कुछ पता चला भी या नहीं? अरे क्या बताऊं यार, लाशों से पीछा छूटा नहीं था, ये कंकाल ला करके रख दिया मेरे लिए। दिमाग घूम गया मेरा यार। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा आराम कर लीजिए, क्यों इतना जोर डालने दिमाग के ऊपर? डॉक्टर तारिका है ना, वो कर लेंगी। क्यों तारिका जी? अभिजीत जी, जी? तारिका जी ने और मैंने दोनों ने अपना दिमाग लगाया, तब जाकर के कुछ पता चला। ओ, तो फिर बता ना, क्या पता चला? वो यही कि बॉस, इस मरने वाली की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। 25 से 30 साल के बीच में? अच्छा, और मौत हुई कैसे? इसकी मौत हुई है गर्दन मरोड़ने की वजह से। गर्दन मरोड़ने की वजह से? हाँ बॉस, ये देखो, ये इसकी गर्दन की हड्डी में दरार पड़ गई है। खूनी ने जैसे इसकी गर्दन मरोड़ी, इसकी हड्डी फट गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद किसी नुकीली चीज से इसके गले पर वार भी किया गया है। गर्दन मरोड़ने के बाद चाकू से वार किया है? आखिर खूनी के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा था? हो सकता है खूनी चाहता हो कि जिंदा ना बचे, इसलिए एक बार फिर से वार किया होगा। एक बार नहीं बॉस, खूनी ने बार बार इसके गले पर वार किया है और फिर इसका गला भी काटा है। इतनी हैवानियत! ये देखो, वार की वजह से इसका ये ट्रैकिया, बोलने की नली फट गई है। इसके बावजूद इस बेचारी ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। गला कटने के बाद खूनी ने इसके गले को बुरी तरह से नोचा भी है, और उसकी वजह से इसके गले की हड्डी में मुझे खूनी के हाथ के अंगूठे का नाखून मिला है। तो फिर अभिजीत, शायद खूनी के हाथ के अंगूठे में नाखून ही ना हो। डॉक्टर साहब, नाखून आदमी का है कि औरत का? डीएनए टेस्ट किया, पता चला कि ये आदमी का नाखून। सर, कहीं ये लूटपाट का केस तो नहीं है? कुछ ज्वेलरी वगैरह खींची होगी, चीना जप्टी में नाखून फंस गया। हाँ? मौत कब हुई होगी इसकी डॉक्टर साहब? 7 से 8 महीने पहले हुई है। 7 से 8 महीने पहले? यार फिर साळुंखे, इसका चेहरा ही बना दे। चेहरा बना चुका हूं बॉस।
ग्रेट, तो फिर दिखा। हाँ दिखाता। सर, सर इस कंकाल पर से ये जो कपड़ा मिला है ये एक महंगे सिल्क का कपड़ा है। ये देखिए। महंगा सिल्क? जी सर, पटोला सिल्क। और इस पर जो कढ़ाई की गई है वो मशीन से नहीं बल्कि हाथ से की गई है। अच्छा सर, पटोला सिल्क पे हाथ से कढ़ाई का काम ये तो ज्यादातर गुजरात के पाटन जिले में होता है। तो एक काम करो अभिजीत, गुजरात के पाटन में जा, पता लगा कि कढ़ाई का काम किस कारखाने में हुआ है और वहीं पर इस लड़की का फोटो भी दिखाओ। शायद उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, खेजपाल रोड पर अगर किसी का मर्डर हुआ है तो इसे हमें क्या लेना देना? पता नहीं, सीआईडी का मामला है, तहकीकात चल रही है, बताना तो पड़ेगा ही। 1 मई 2012 से लेकर 2 जून 2012 तक के सारे रिपोर्ट्स रेडी हैं? जी सर, रेडी है। वेरी गुड। नमस्कार सर, मेरा नाम अमय और ये हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर चंदर। हेलो ऑफिसर्स। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, हमें यह पता करना है कि 1 मई 2012 से 2 जून 2012 के बीच यहाँ जंगल में कुछ काम चल रहा था क्या आप लोगों का? हाँ, काम तो चल रहा था, लेकिन क्यों सर? दरअसल उस दौरान एक औरत का खून हो गया और खूनी ने उस औरत की लाश खेजपाल रोड के डिवाइडर में दफना दिया था। तो इसलिए हम ये जानना चाहते थे कि उस दौरान जंगल में आप लोगों ने किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा क्या? देखिए, वैसे तो हम लोग शाम को 6 बजे तक ही काम करते हैं, लेकिन एक बार हमारे वर्कर्स ने रात को देर तक काम किया था। कौन सी तारीख थी वो? शायद 1 जून थी और उस रात हम लोग सारे पेड़ों की मार्किंग कर रहे थे। उस रात आपने किसी ऐसे आदमी को देखा हो यहाँ पे घूमते फिरते जिस पे आपको शक हो? हाँ सर, याद आया, मैंने देखा था एक आदमी को। आपने देखा था? सर, उस रात तो मैं मरते मरते बचा था सर। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? सर, उस रात मैं अपने मजदूरों के साथ जंगल में ही था। सारे पेड़ों की मार्किंग हो चुकी थी और हम वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक तेज गाड़ी आई और उसने मुझे टक्कर मारी। मैं उठता उससे पहले तो गाड़ी रिवर्स मार चुकी थी और बहुत स्पीड से मेरे बाजू से चली गई और वो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9 साढ़े 9 बजे होंगे। मतलब वो खूनी ही था, यहाँ पे लाश ठिकाने लगाने आया था, जंगल में काम चलता देख वापस भाग गया और खेजपाल रोड के डिवाइडर में लाश गाड़ दी। ये डिवाइडर वाले मजदूर को छुपा रहे हैं। सर, चेतन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था। लगता नहीं उसने कुछ गलत किया होगा। यहाँ भी सब ठीक है। सारे मजदूरों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सर, जिस तरह से वो पहले काम पे जाते थे अभी भी बिल्कुल उसी तरह से काम पे जा रहे हैं। देख के नहीं लगता कि किसी बात को लेकर परेशान है। परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, मगर ये दैनिक इसकी हरकतें कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कितनी बार आपको टोका है कि सोहन अच्छा आदमी नहीं है,
लेकिन आप मेरी बात मानो तो ना, डाल दिया ना उसने आपको मुसीबत में। तुम घबराओ मत, मैंने इस मुसीबत से निकलने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन ये सूटकेस लेकर के कहाँ जा रहे हो आप? कहीं कहीं से आप सीआईडी वालों को देने तो नहीं जा रहे हो? देखो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इसमें तुम भी फंस जाओगे। तुमने मुझे पागल समझा है तो ये सूटकेस मैं सीआईडी को देने जाऊंगा? ये ब्रीफकेस हाथ में लिए हुए है, ना घबराया हुआ क्यों लग रहा है क्या इस बैग में? जब ब्यूरो में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब भी दैनिक सबसे ज्यादा परेशान था। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बता के जाओ। आके बताता हूँ। अरे ये खाना तो ले जाओ। मुझे तो लगता है कि इसे कंकाल के बारे में जरूर कुछ मालूम है। हो सकता है, चलो चल के देखते हैं कि जाता कहाँ पर है ये। मालिक कहाँ है? एक्सक्यूज मी। आप मालिक हैं यहाँ के? जी हाँ सर। डिजाइन देके बताएंगे आपके यहाँ तैयार की गई थी? सर डिजाइन के बारे में तो नहीं बता सकते, इस तरीके का मटेरियल सिर्फ हम ही लोग यूज करते हैं सर। साला बहन जरा ये देख के बताइए। जी सर, ये हमारे यहाँ का डिजाइन है और पिछले साल इस डिजाइन की हमने 2 साड़ियाँ तैयार की थी। ये साड़ियाँ किसके लिए तैयार की थी आपने? पर आप लोग हैं कौन और ये क्यों पूछ रहे हैं सर? हम सीआईडी से। देखिए घबराइए मत, एक केस के सिलसिले में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हमें एक औरत का कंकाल मिला और उस कंकाल के ऊपर ये साड़ी का टुकड़ा था। तो आप प्लीज जरा बताएंगे किसको बेची थी आपने साड़ी? सर 2 मिनट। सर ये 2 लोग हैं, एक जिग्नेश भाई हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सर। इन्होंने ये साड़ी अपनी पत्नी के लिए 1 जनवरी 2012 में बनवाई थी। और दूसरी है तानिया जी, ये मुंबई से हैं, इनकी डिलीवरी डेट है 25 मई 2012 सर। तानिया जी मुंबई से? ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है सर, मुझे लगा उनकी शादी हो गई है और वो परदेश चली गई होंगी सर। कब होने वाली थी उनकी शादी? 1 जून 2012 को सर। तानिया जी ऐसी दिखती थी? हाँ सर यही है। ये तानिया जी का एड्रेस और फोन नंबर तो होगा ही आपके पास? दैनिक साहब क्यों जुर्म कर रहे हो? हा? वैसे ही सोना इतना महंगा हो गया है और तुम उसे मिट्टी में गाड़ रहे हो। नहीं सर, मैं तो बस गाड़ने की तो इसकी पुरानी आदत है सर। पहले इसने उस औरत को मार के उस डिवाइडर में गाड़ दिया और अब यहाँ पे ये सोना गाड़ रहा है। हा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं गाड़ा साहब, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं साहब। हम इल्जाम लगा रहे हैं पर हमने जो देखा वो झूठ है। हा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तानिया को जानते हो? साहब मैं नहीं जानता साहब तानिया कौन है। सर इसमें बहुत ही महंगे रत्न जड़े हुए, किसी दुल्हन के लगते। बोल दैनिक, किसके गहने हैं ये? साहब मैं नहीं जानता साहब। तो जरूर तूने चोरी की है या फिर खून किया होगा। नहीं सर, नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, और नहीं मैंने चोरी की साहब। मैं तो सिर्फ सब अपने आप को बचाना चाहता है साहब। बचाना चाहते थे? किससे? आप लोगों ने साहब। कहीं मैं पीला मुझे फंस ना जाऊं साहब। सब कसम से बोला साहब, ये ब्रीफकेस साहब मेरा नहीं साहब। किसका है? सोहन का साहब, उसने मुझे ब्रीफकेस संभालने को दिया था साहब। मुझे उस समय बिल्कुल पता नहीं था साहब इसमें क्या है। कौन है ये सोहन? मेरा दोस्त। 2 दिन के लिए साहब मुझे गांव जाना था, 30 मई से 1 जून।
सब उन 2 दिनों में उसने मेरी जगह पर डिवाइडर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया। सोच में वापस आया ना, उसका रवैया कुछ अलग सा था साहब। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की साहब, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया साहब। ये ब्रीफकेस तुम्हें सोहन ने दिया कब? साहब उस दिन जिस दिन आपने मुझे सीआईडी ब्यूरो से फोन किया था साहब, मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए मैं घर आया और मैंने इस ब्रीफकेस का ताला तोड़ा साहब। और जब तुम्हें पता चला कि बिना बताए सोहन ने तुम्हें ये महंगे गहने रखने के लिए दिए हैं तो तुम्हें शक हुआ उस पर? हाँ साहब। ये सोहन कहाँ है? साहब बोलकर गया था मुझे कि वो अपने गांव जा रहा है साहब, मंगोली साहब। सर इसका मतलब तानिया के खून में सोहन का हाथ है? बिल्कुल सोहन का ही हाथ है, तभी तो वो गांव भाग गया। मंगोली चल के छानबीन करते हैं, इसे हिरासत में ले लो। देखो लाइट का स्विच कहाँ है? घर तो बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखा है, जैसे शादी ब्याह में सजाते हैं, लेकिन फूल मुरझा गए। सर लगता है ये सारी सजावट तानिया की शादी के लिए की गई थी। सर 1 जून 2012 के बाद लगता नहीं है इस घर में कोई आया है। शादी के दिन ही बेचारी का खून हो गया क्या? मगर सर तानिया के गायब होने की रिपोर्ट किसी ने लिखवाई क्यों नहीं? पड़ोसी कह रहे थे कि वो यहाँ अकेली रहती थी, शायद उसकी फैमिली में भी कोई नहीं होगा सर। घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ काम का मिलता है क्या? सर तान्या, सर कुछ मिला क्या? हाँ सर, तानिया की शादी का कार्ड। हाँ, तान्या वेट्स मानिक, 1 जून 2012, शुभांगी बैंकेट हॉल, खेचपाल रोड। सर मतलब आपका शक सही निकला, तानिया जी शादी के लिए मैरिज हॉल निकली, लेकिन रास्ते में किसी ने उनका खून कर दिया। तान्या वेट्स मानिक, इस मानिक को ब्यूरो में बुलवाओ, वही बताएगा 1 जून 2012 को क्या हुआ था तान्या के साथ। सुनो भाई साहब, ये सोहन कहाँ रहता है? कौन सोहन? अरे वही सोहन जो 2 दिन पहले ही मुंबई से यहाँ पे आया है। अच्छा अच्छा, वो सोहन साहब। लगता है आप लोगों को पता नहीं। क्या? वो जब से मुंबई से आया बीमार पड़ा है। कौन है उसके साथ? वो उसकी बहन कीर्ति रहती है, वही उसकी देखभाल करती है। कहाँ रहते हैं लोग? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप कीर्ति हैं सोहन की बहन? जी हम लोग सीआईडी से सोहन से मिलना चाहते हैं। सीआईडी? देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। भैया ये सीआईडी वाले हैं, आपसे मिलने आए हैं। आप लोग भैया से क्या पूछना चाहते हैं? दरअसल ये तो अब बोल भी नहीं पा रहे। क्या हुआ? गांव के डॉक्टर का कहना है कि इन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। कब हुआ ये हादसा? ठीक उसी दिन जिस दिन भैया शहर से यहाँ लौटे थे। यहाँ लौटते ही वो खेत में किसी से मिलने गए और आने के बाद उन्हें बुखार आ गया। बस तभी से भैया ना बोल पा रहे और ना चल पा रहे। और गांव के डॉक्टर का कहना है कि भैया आप कभी नहीं बोल पाएंगे। सर लेकिन मेरे भैया ने किया क्या है? इन्होंने 1 जून 2012 की रात खेचपाल रोड पर तानिया का खून करने में किसी की मदद की थी। कभी किसी आदमी के बारे में बताया इन्होंने आपको? नहीं सर, इन्होंने कुछ नहीं बताया। बस
इनके चेहरे पर एक अजीब सा डर लगा रहता था। क्या? सर ये अपनी अपनी बहन की तरफ इशारा कर रहा है। कीर्ति? कीर्ति ने कुछ किया है? देखो सोहन, तुम क्या कहना चाहते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? हाँ? खून? हाँ सचिन, ये देखिए सर, सोहन के बैग में से एक कार्ड मिला है और उस पर खून लगा हुआ है। समाज सेवा समिति के कार्यक्रम का ये वीवीआईपी पास है जो 1 जून 2012 को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पास है ये। और सर कहीं ये जो खून लगा है ये तानिया का तो नहीं? हो सकता है। अगर ये वीवीआईपी पास सोहन के बैग में था, इसका मतलब ये जरूर उस चीफ गेस्ट को जानता था। और ये पास उसने किसी खास वजह से संभाल के रखा था अपने पास। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनसे जाके मिलते हैं। वहीं से पता चल जाएगा कार्ड पे लगे इस खून का राज। ये रहा मानिक। हाँ मानिक, मानिक ये फोटो देखो, क्या पहचानते हो इसे? ये तो तानिया सर, इससे मेरी शादी होने वाली थी सर। हाँ, तानिया ही है। मेरा मतलब है तानिया ही थी। जहां पर तुम्हारी शादी होने वाली थी बस बिल्कुल वहीं से कुछ ही दूरी पर हमें तानिया का ये कंकाल मिला। क्या? ये नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है मानिक जी, किसी ने तानिया को शादी के जोड़े में ही मार दिया और फिर उसे जमीन में गाड़ दिया। किसने मारा मेरी तानिया को? शायद आपने। मैं क्यों मारूंगा? तो फिर तानिया के गायब होने के बाद आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? सर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, मगर जब वो शुभांगी हॉल नहीं आई तो मैं समझ गया कि उसने शादी का इरादा बदल दिया है सर। और मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने उसके बाद एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। तो तुम फोन कर लेते उसे? सर मैंने बहुत कोशिश की थी फोन करने की, मगर फोन स्विच ऑफ था। तो मुझे पता था कि उसके कुछ रिश्तेदार हमारी शादी के खिलाफ थे सर तानिया बहुत डरती थी उनसे और हमेशा कहती थी कि उसके रिश्तेदार बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल लोग हैं। जब वो मंडप नहीं पहुंची तो मेरे परिवार वाले भी बहुत गुस्सा हो गए और मैं समझ गया सर कि उसने अपने रिश्तेदारों के डर से ही मुझे धोखा दे दिया। है कौन ये रिश्तेदार? कभी तानिया ने उनका नाम बताया तुम्हें? नहीं सर, उनसे कभी उसने मिलने ही नहीं दिया। तानिया के माता पिता से क्यों नहीं बात की तुमने? तानिया के माँ बाप नहीं है सर। तानिया से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उस दिन? ये कोई 8:30 बजे सर, जब वो ब्यूटी पार्लर से मैरिज हॉल के लिए निकली थी। मतलब जो कुछ भी हुआ है ब्यूटी पार्लर और उस मैरिज हॉल के बीच में हुआ है। शुभांगी हॉल तो खेचपाल रोड पे है ना? जी सर। तो जब आप उस दिन वहां पे गए तो क्या उस रोड पे डिवाइडर का काम चल रहा था क्या? जी सर, चल रहा था। वहां पे किसी को देखा था आपने? नहीं सर, कोई भी नहीं था वहां। किसी को भी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो तुम। जी सर। रिश्तेदार है कौन ये तानिया का रिश्तेदार जिससे तानिया इतना डरती थी? सर हो सकता है इसके भाई बहन, क्योंकि माँ बाप की तो मौत हो चुकी थी। सर सोहन हमें तानिया के खूनी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपना अंगूठा दिखा रहा था और अपनी बहन कीर्ति की ओर इशारा कर रहा था। पता लगाओ इस तानिया का कोई भाई है क्या? सुनो भाई साहब, अभी लंच टाइम में 1 घंटे बाद आना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी?
आइए सर, बैठिए। नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए, कुछ सवाल पूछने हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम ऐश्वर्या है। देखिए मिसेस ऐश्वर्या जी, ये नहीं, मैं अभी तक मिस ऐश्वर्या ही हूँ। मिस ऐश्वर्या, अच्छा ये बताइए कि 1 जून 2012 को यहाँ पे एक चैरिटी इवेंट किया गया था, राइट? हाँ सर, साल में हम लोग एक बार चैरिटी इवेंट करते हैं, इस बार भी करेंगे। अगर मैं आपको इनवाइट करूँ तो आप आएंगे ना सर? आप आने की कोशिश करूंगा मैं। आपको आना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि पिछले साल का इवेंट थोड़ा फ्लॉप हो गया था, आप आएंगे ना तो इवेंट में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे ऐश्वर्या जी, ये इवेंट आपका फ्लॉप कैसे हो गया था? उस इवेंट के चीफ गेस्ट इवेंट में नहीं आए। रात 11 बजे तक सभी लोग उनका वेट करते रहे, बाद में नाराज होकर वापस लौट गए। तो आप लोगों ने पता नहीं किया कि वो क्यों नहीं आए? हमें बाद में पता चला कि उनको रास्ते में चोट आ गई थी और उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था। यही था ना वो कार्यक्रम? हाँ, यही था। थैंक यू। चीफ गेस्ट से मिलना पड़ेगा। यहाँ पे मिला था तान्या का कंकाल, और यहाँ से आगे जो 2 रास्ते जा रहे हैं, इस तरफ तो मैरिज हॉल है और इस तरफ जंगल है। खूनी ने तान्या की लाश जंगल में गाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे काम चल रहा था, इसलिए वापस यहाँ पर आया और यहाँ डिवाइडर में उसे गाड़ दिया। हाँ सर, शादी का जोड़ा पहनकर तानिया ब्यूटी पार्लर से निकली होगी। रास्ते में उसे खूनी मिला होगा जिसे वो जानती होगी, और फिर दोनों मिलके मैरिज ब्यूरो की तरफ गए होंगे। लेकिन मैरिज हॉल तक पहुंचे नहीं फ्रेडी, उसके पहले ही खूनी ने अपना काम कर दिया और यहाँ पे तान्या को गाड़ दिया। सर मगर उसने अकेले कैसे गाड़ा होगा? जरूर उसने किसी की मदद ली होगी। हाँ सर, ये काम किसी कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर ही कर सकता है, कोई और करता तो इतनी फिनिशिंग नहीं हो पाती। और दूसरे दिन जब बाकी के वर्कर यहाँ पे आते तो टेढ़ा मेढ़ा काम देखकर वो वापस उसे तोड़ देते और लाश बाहर आ जाती। सर, ये काम जरूर सोहन ने किया है। उसी के पास सोने के जेवर थे जो उसने दैनिक को दिए थे, शायद तानिया के गले से निकाल लिए हो। और सोहन को यहाँ इस काम के लिए एक ही आदमी बुला सकता है। हाँ दया, बिल्कुल ठीक दया, बिल्कुल ठीक, सही सोच रहे हो। सारे सबूत उसी आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। खूनी वही है दया, हाँ वही है, उठा लो उसे। चल 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 जल्दी कर चल। अरे तू अंदर क्या कर रहा है? हाँ, अरे 4 दिन का काम था, 8 दिन लगा दिया तुम लोगों ने। कितने आलसी हो तुम लोग। आज से लिफ्ट का काम शुरू होना था, वो कब शुरू होगा? समझ में नहीं आता तुम लोगों को? अरे भुवन जी, आपने इस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ मजदूरों पर चिल्लाने के लिए रखा है क्या? दरअसल वसंत जी है ही ऐसे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मजदूर से काम बहुत अच्छा निकलवाते हैं। अच्छा, आप किसी तानिया नाम के लड़की को जानते थे? तानिया? नहीं सर। ठीक है, चलो चलो चलो, जल्दी करो। पता नहीं कब काम करेंगे लोग, समझ में नहीं आता है। अरे सर, आप लोग यहाँ? क्या करें, सीआईडी का काम ही कुछ ऐसा है, आना जाना लगा रहता है। जी सर। वसंत जी, आप किसी तानिया को जानते थे? तानिया? नहीं सर, ये तानिया कौन है सर? मैं किसी तानिया को नहीं जानता। इसके गले की हड्डी में मुझे खूनी के हाथ के अंगूठे का नाखून मिला है। वसंत जी, आपके हाथ का ये अंगूठा बचपन से ऐसे ही है या किसी के साथ हाथापाई करते हुए ये नाखून टूट गया? नहीं सर, ये क्या है कि हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर बदलते वक्त मेरा अंगूठा उसमें फंस गया था, तो मेरा ये नाखून टूट गया सर। गाड़ी का टायर बदल रहे थे या तानिया का गला दबा रहे थे? हा? सर वो सर देखूंगा ऊपर से।
क्यों मारा तानिया को? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। इसने क्या मैं हाँ सर, मैंने ही तानिया को खून किया है सर। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्दन मरोड़ी उसकी, गला काटा। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बहन का इस तरह से इतनी बेदर्दी से खून करते हो? वो मेरी सगी बहन नहीं थी तो वो बहन ही ना तुम्हारी? हाँ? क्यों खून किया उसका? क्योंकि नफरत करता था मैं उससे। बाबा ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, मेरे नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। अगर वो मानिक से शादी करती तो मानिक सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता, सब कुछ उसके नाम हो जाता। इसीलिए मैंने तानिया को बुलाया। मैं चाहता था कि वो कागजात पर साइन कर दे, ताकि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। देखो तानिया, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम एक बार इस जायदाद के पेपर पर सिग्नेचर कर दो, उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ये क्या बसंत भैया, मुझे लगा कि आप अपनी सारी कड़वाहट भूलकर अपनी सौतेली बहन से एक नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और आप मेरी शादी के दिन इन पेपर्स पे साइन करवाना चाहते हो। मैं अपनी जायदाद आपके नाम कभी नहीं करूंगी। गाड़ी रोकिए। यह गाड़ी तो तभी रुकेगी जब तुम इस पेपर पर सिग्नेचर करोगे। आज तक मैं चुप रही, यहाँ तक कि मैंने मानिक को भी कभी नहीं बताया कि मेरा एक सौतेला भाई है जो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, मुझसे नहीं। लेकिन अब मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगी। मैंने कहा गाड़ी रोकिए अभी, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। गाड़ी रोकिए भैया। कोई है, बचाओ, कोई है, बचाओ। हाँ सोहन, साइड पे आ जा। जल्दी कर, जल्दी कर। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस रास्ते पे एक दिन एक्सीडेंट होगा, डिवाइडर टूटेगा और तुम्हारा गुनाह सामने आ जाएगा। क्यों हमला किया सोहन पे तुमने? क्योंकि एक वही था जो मेरा राज जानता था। फिर भी पकड़े तो तुम गए ही, हैं? पकड़े तो गए। क्या लगता है तुम्हें, जिस जायदाद के लिए तुमने अपनी बहन का इतनी बेरहमी से खून किया, क्या वो जायदाद तुम्हें मिल जाएगी? नहीं, अदालत तुम्हें फांसी ही देगी, फांसी। तीन, चार, पाँच, छह, सात 7 बार चाकू से घुपा गया इस विशाल को। एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से मारेगी, वो भी शादी के सालगिरह के दिन, यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ सर, इसकी लाश को देखकर लग रहा है इसकी पत्नी बहुत नफरत करती होगी इससे। आप लोग कौन है विशाल के? हम लोग दोस्त हैं सर। दोस्त? कब से जानते हो तुम विशाल और प्रीति को? सर, हम उन्हें कॉलेज टाइम से जानते हैं सर। इन दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं, संबंध कैसे थे? सर, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज तक कभी उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। अच्छा, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि प्रीति ने विशाल को इतनी बेरहमी से मारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रीति ऐसा कैसे कर सकती है? सर, विशाल आज सुबह बहुत खुश था। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीति।
मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पति हूं जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। काश आने वाले हर जन्म में तुम मेरी ही बनकर रहो। क्या बात है, बीवी की फोटो के साथ इतनी रोमांटिक बातें हो रही है। अबे साथ में होती होगी तो ये जनाब तो शायर बन जाते होंगे। यार ये तो बहुत गलत बात है, दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था ना। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी सारी बातें सुन ली। अरे सुन ली तो क्या हुआ, तू हमारे कॉलेज का दोस्त है यार, लंगोटिया यार। और प्रीति को इम्प्रेस करने के तरीके हम ही से तो पूछता था। भूल गया? कैसे भूल सकता हूँ यार, मेरे घोड़ी चढ़ने का श्रेय तुम लोगों को ही तो जाता है। वो बात तो है, और इसीलिए आज हमें पार्टी चाहिए। हाँ पार्टी? हाँ, तेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी यार। यार प्रीति से पूछना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है यार, उससे पूछने की क्या जरूरत है। अरे सरप्राइज दे देते उसको, वो खुश हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, ठीक कह रहा तू, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, है ना। तो आज रात 10 बजे पार्टी पक्की। डन 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 डन। और फिर जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा विशाल जमीन पे पड़ा हुआ था और प्रीति उसके पास बेहोश थी। और हाँ, प्रीति के हाथ में एक चाकू था, खून से सना हुआ। अच्छा, विशाल ने पिछले कुछ दिनों में प्रीति के बर्ताव के बारे में कुछ कहा कि वो किसी बात को लेकर टेंशन में थी या विशाल से किसी कारण वो परेशान थी? नहीं सर, विशाल ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ सर, लेकिन वो ये कह रहा था कि आजकल वो प्रीति को टाइम नहीं दे पा रहा था। एक्चुअली काम में बहुत बिजी था। आखिरी बार आपने कब बात की प्रीति से? आज शाम को ही बात की थी मैंने उससे। वो बहुत खुश थी, बहुत ही खुश। सर, प्रीति, 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 क्या हुआ था यहाँ पे? प्रीति, तुम ठीक हो? हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सर लगता है सदमे में है। सर, कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है सदमा लगने की? श्रेया, काम करो, इसे ब्यूरो लेके चलो। विनीत, आसपास लोगों से पता करो कि प्रीति और विशाल के बीच में संबंध कैसे थे। अफेड़ी, इनके दोस्तों का नाम और एड्रेस ले लो और इनसे बोलना कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर, ये प्रीति तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। लगता है अपने पति की मौत का गहरा सदमा लगा उसे। सदमा कैसा सर? इसने अपने ही हाथों से अपने पति विशाल का खून किया है। हाँ सचिन, पर कुछ तो है जो इसे बाकी के खूनियों से अलग करता है। विशाल के खून के बाद इसने भागने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई बहाना बनाया। विशाल की मौत के बाद से लेके अब तक इसके जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। पानी का एक घूंट तक नहीं पिया इसने। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है भाई, बड़ी टेंशन में तुम लोग? टेंशन की बात है सर। क्यों टेंशन क्या है? ये केस तो बड़ा आसान था यार, खूनी अपने आप पकड़ा गया, भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुमको। सर, जब तक खूनी अपना गुनाह मान न ले हम चैन की सांस नहीं ले सकते। और ये प्रीति, ये तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल भाई, प्रीति कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, प्रीति के दिल में अपने हस्बैंड के लिए सख्त नफरत थी। नफरत? पर सर, इनके दोस्तों ने तो कहा कि ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लव मैरिज थी इनकी। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन विशाल के शरीर पर जो चाकुओं के घाव हैं, उससे साफ पता लगता है कि प्रीति के दिल में विशाल के लिए सख्त नफरत थी। जगह जगह पर चाकू से वार किए गए। मुझे तो लगता है कि विशाल के मर जाने के बाद भी प्रीति उसे चाकू मारती रही। इतनी नफरत? प्रीति, तुमने विशाल का खून क्यों किया? हाँ? क्या वो तुम्हें मारता पीटता था, दहेज के लिए परेशान करता था या किसी और से प्यार करता था? बताओ प्रीति, तुम्हें जवाब देना होगा। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करती थी? नफरत नहीं, प्यार करती थी मैं विशाल से। और
अब भी करती हूँ। विशाल की मौत के बाद जो खोया वो आप लोग नहीं समझो, और वैसे भी विशाल के जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अगर तुम इतना प्यार करते थे विशाल से तो फिर उसे मारा क्यों? क्या फायदा, वैसे भी आप लोग सीआईडी वाले मेरी बात का कहाँ विश्वास करेंगे। विश्वास करना है या नहीं वो हम पे छोड़ दो। पहले बताओ कि तुमने विशाल को क्यों मारा। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ, मुझे विशाल पर बहुत गुस्सा है और मैंने बिना सोचे समझे से मार डाला। कोई किसी को बेवजह 7-7 बार चाकू नहीं मारता प्रीति। मैंने कहा था आप लोग मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं कहना। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मुझे नहीं जीना। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मैं विशाल के बिना नहीं जी सकती। दया, मुझे लगता है इस लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? यार वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कत्ल करते वक्त इस लड़की का दिमाग इसके काबू में नहीं था। सर कत्ल करते वक्त तो किसी भी खूनी का दिमाग काबू में नहीं रहता। मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। आ गई तू? फोन भी नहीं उठा रही। मुक्ता कहां रह गई थी तू? कब से इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ओ, समझ गया। लगता है इस बार तुमने फिर से क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड कर दी है ना? डोंट वरी, मैं कमाता किसके लिए हूं यार? तुम्हारे लिए। अभी बहुत लेट हो रहे हैं, चलते हैं, ठीक है? चलो, कम कम। ये क्या किया तुमने? क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? आवाज छोड़ो मुझे, उठाओ सिक्योरिटी। छोड़ो, क्या कर रही हो? अरे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए मैडम। ठीक तो है ना सर? मुक्ता, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? होश में आओ। मुक्ता! मुक्ता, अब कैसी हो तुम? मुझे माफ कर दो चेतन, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। इतनी चोट पहुंचाई है मैंने तुम्हें। अरे कोई चोट नहीं आई मुझे। देखो देखो, एकदम हट्टा कट्टा हूं मैं। हाँ, लेकिन मुक्ता आपने ऐसा किया क्यों? आपको ऐसे अचानक गुस्सा आने की वजह? मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है सर। और फिर बेवजह इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुक्ता ठीक कह रही है सर, मैंने इसे आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप दोनों का कहना है कि आप लोगों ने अपने अपने पतियों पे इसलिए हमला किया क्योंकि आप लोगों को अचानक उन दोनों पे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। फिर हैरानी की बात यह है कि आप दोनों के पास कोई ठोस वजह नहीं थी
उनसे गुस्सा होने की, राइट? जी हाँ सर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो तो शुक्र है भगवान का कि चेतन को कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने ही हाथों अपने आप को विधवा कर लेती। 2 दिनों के अंदर ऐसे 2 हाथ से होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ा कारण है इसके पीछे जो इस वक्त हमें दिख नहीं रहा। और इस बात के तह तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन आप लोगों ने क्या क्या किया था। सर, उस दिन विशाल ने मुझे सुबह उठाया, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मुझे बहुत पैम्पर कर रहे थे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार होकर बाजार गई। वहां मैंने विशाल के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट खरीदा। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनके लिए स्पीकर्स लेकर आई और फिर मैं घर चली आई। अच्छा ये बताइए, उस दिन आपने बाहर कुछ खाया था? नहीं, मैंने लंच घर पर ही किया था। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन जब मैं घर वापस आई तो दरवाजे पर एक गिफ्ट पार्सल पड़ा था और उसमें लाल रंग के जूते थे जिस पर विशाल ने एक नोट लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी। उसके बाद मैं विशाल के घर आने का इंतजार करने लगी। खुद को संवारने लगी, विशाल की पसंदीदा साड़ी पहनी और उसके वो भेजे हुए जूते पहने। और जब वो घर लौटे तो मैं और मुक्ता जी, आपने क्या किया था उस दिन? सुबह होते ही मैं और चेतन घर से निकल पड़े। वो अपने ऑफिस चले गए और मैं अपने बैंक का काम खत्म करके मार्केट में ही घूमने लगी। फिर मैं एक जूते की दुकान में गई। ये बिल्कुल नया स्टॉक है मैम, आपको जरूर पसंद आएगा। ये है तो बहुत प्यारे, लेकिन क्या आपके पास इनमें लाल कलर है? नहीं मुक्ता जी, लाल कलर के जूते आउट ऑफ स्टॉक है। भाई साहब, मैं पार्टीज में ना सिर्फ लाल कलर पहनती हूँ, मंगा दीजिए ना। अरे क्यों नहीं मुक्ता जी, आपके लिए क्यों नहीं मंगवाऊंगा। मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं लाल कलर का जूता आपके घर पे भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन 4 बजे तक भिजवा दीजिएगा। ओके? वही जूते पहन के मैं चेतन के ऑफिस गई और फिर ऑफिस। अच्छा ये बताइए कि आपने बाहर कुछ खाया पिया था क्या? जी हाँ, मैंने और चेतन ने लंच बाहर ही किया था। इन दोनों को अंदर ले जाओ। आई। सर, दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, लाल जूते। हाँ रजत, पर इन लाल जूते में ऐसी क्या बात हो सकती है? मगर सर, प्रीति को ये लाल जूते उसके पति ने गिफ्ट किए थे और मुक्ता को दुकानदार ने होम डिलीवरी की थी। हाँ विनीत, मगर ये लाल जूते ही है जो इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ती है। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो लाल जूते कहीं मिलते हैं क्या। निखिल तुम अंदर चेक करो, मैं यहां देखता हूं।
यहाँ तो कोई लाल कलर की लेडीज शू नहीं है। सर जूते अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं। चेतन, जूते कहाँ? यहीं कहीं होने चाहिए सर। यहीं कहीं होने चाहिए तो हैं कहाँ? ऑलरेडी? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है। सर बेडरूम में भी जूते नहीं मिले। सर यहाँ भी नहीं मिले। हाँ बोलो। हमने मुक्ता के घर को अच्छी तरह छान लिया, जूते नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि गड़बड़ उन जूतों में ही है, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले खूनी ने वो जूते गायब कर दिए। ये लाल जूते गए तो कहाँ गए? सर, ये केतु है, मुक्ता जी के घर यही गया था जूते देने। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो सिर्फ जूते देकर वापस आ गया था सर। थोड़ा याद करके बता, जब तुम मुक्ता को उसके जूते देने जा रहे थे तो रास्ते में कुछ हुआ? शायद तुमने थोड़ी देर के लिए जूतों को लावारिस छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने उन्हें बदल दिया, कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ भी। हेलो, हाँ सर, एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। कौन सा पता देकर रखा है? मिल ही नहीं रहा है। अरे सर, इसका मतलब जो आदमी केतु से टकराया उसने जूते बदल दिए? हो सकता है पंकज, और अगर जल्दी ही उन खूनी जूतों का राज पता नहीं चला तो शायद कुछ और पति मारे जाएंगे अपनी पत्नियों के हाथों। आप लोग आप उठ सकते हैं। ओ, ये चक्कर है। क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खूनी का पता लग गया है। कौन है सर? जूते। जूते? वही लाल जूते जो इन दोनों लड़कियों ने पहने हुए थे। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? रजत, उन जूतों में ऐसा कुछ खास था जिसकी वजह से जो भी उन जूतों को पहनता शायद खून करने लगता। मतलब सर, उन जूतों को अगर मैं पहनती तो मैं भी खून कर देती? शायद, चांसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा क्या है उन जूतों में कि उन्हें पहन के एक आदमी खूनी बन जाएगा? मैं बताता हूं। ये देखो, इन दोनों के पैरों पर ये छोटा सा इंजेक्शन का निशान। इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन के जरिए कोई ऐसा केमिकल इनके शरीर के अंदर गया है जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा वायलेंट रिएक्ट किया है। और ये इंजेक्शन इन्हें तब लगा जब इन दोनों ने वो लाल जूते पहने थे। अगर जूतों में इंजेक्शन था तो हमें महसूस क्यों नहीं हुआ? मतलब हमें चुभता ना, हमें दर्द तो होता। अभिजीत, शायद इंजेक्शन के साथ साथ उसमें एनेस्थीसिया भी था जिसकी वजह से इन दोनों के पैर सुन्न हो गए और इन्हें पता नहीं चला। तो बहुत बड़ी प्लानिंग की खूनी ने। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन था किस चीज का? हॉलीवुड क्रेडॉक। व्हाट? हॉलीवुड क्रेडॉक? हाँ सर। ओह माय गॉड। क्यों? ऐसा क्या है इस केमिकल में? ये एक ऐसा केमिकल है अभिजीत, जो अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसके दिमाग में तूफान मचने लगता है, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपने होश में नहीं रहता, बहुत ही हिंसात्मक, वायलेंट हो जाता है, और ऐसी हालत में वो किसी का खून भी कर सकता है। मतलब सर, बहुत ही खतरनाक केमिकल है। हाँ मीने, इसीलिए इस केमिकल पर बैन है। कई देशों में तो इस केमिकल को जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो जानवर कितना वायलेंट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बॉडी में जाने के बाद इस केमिकल को कितना टाइम लगता है असर दिखाने में? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट? लाल जूते,
और उसमें ये केमिकल वाले इंजेक्शन। सर एक बात तो तय है, खूनी ने प्रीति और मुक्ता के बारे में अच्छे से रिसर्च की थी। वो जानता था कि मुक्ता का पसंदीदा जूतों का ब्रांड कौन सा है। इतना ही नहीं रजत, खूनी को अच्छी तरह से मालूम था कि कौन सा वक्त सही है उन दोनों के लिए, अपने पति विशाल और चेतन को मारने के लिए। हाँ सर, अगर ये खून करने की कोशिश इन लोगों ने उस वक्त की होती जब वहां लोग मौजूद थे, तब शायद इनका प्लान फेल हो जाता। बिल्कुल हो जाता कि वहां पे मौजूद लोग विशाल को बचा लेते। असली खूनी को अच्छी तरह से पता था कौन से वक्त पे इस जुर्म को अंजाम देना चाहिए। सर ये प्रीति और विशाल का घर में अकेला होना तो समझ में आता है, लेकिन मुक्ता तो चेतन के ऑफिस में गई थी ना, तो उसे कैसे पता चला कि चेतन ऑफिस में किस वक्त अकेला रहने वाला है? इस मुक्ता से ही पूछ लेते हैं। सर कुछ पता चला ये सब कौन कर रहा था? अभी तक तो नहीं, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी असली गुनहगार हमारे सामने होगा। मुक्ता जी एक बात बताइए, आप ठीक उसी वक्त कैसे पहुंची चेतन के ऑफिस में जब वो बिल्कुल अकेला था? सर मैं तो 4 बजे जाने वाली थी, लेकिन इनका फोन आया था कि मैं 4 बजे ना जाके 6 बजे जाऊं। ये मीटिंग में बिजी थी। मतलब चेतन ने तुम्हें खुद 2 घंटे देरी से आने के लिए कहा? क्या कह रही हो मुक्ता? मैंने तुम्हें ऐसा कोई फोन नहीं किया था। मैं तो खुद हैरत में था कि इसे आने में इतनी देर क्यों हुई। अगर आपने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? ये फोन कॉल आपके मोबाइल पे आया था? नहीं सर, मेरे लैंडलाइन पे आया था। सचिन पता करो 24 तारीख दोपहर 4 बजे के आसपास इनके लैंडलाइन पे किसका फोन आया था। अच्छा, आपने कहा कि लाल जूतों को पहनने के बाद आपको अचानक गुस्सा आया। ये लाल जूते की डिलीवरी कब हुई थी आपके पास? सर जूते की डिलीवरी उसके दिए हुए टाइम से बहुत लेट हो गई थी। मैं गाड़ी में बैठ के ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तब जूते वाला आया था। और वो जूता पहना कब आपने? इनके ऑफिस के नीचे सर, जूते चेंज करके ही मैं ऊपर गई थी। लेकिन सर अगर खूनी चाहता था कि मुक्ता नए जूते पहनकर ऑफिस जाए, तो वो आखिरी मिनट तक इंतजार क्यों करता? मतलब ये भी तो हो सकता था कि मुक्ता नए जूतों को गाड़ी में ही रहने देती और पुराने जूतों में ही चेतन से मिलने चली जाती। हो सकता रजत, पर उस दिन ये दोनों पार्टी में जाने वाले थे, तो शायद मुक्ता कार में जूते पहन लेती और खूनी के पास अच्छा मौका भी था चेतन को मारने का, है ना, क्योंकि ये दोनों अकेले थे। पता नहीं हम दोस्तों के पीछे कौन हाथ धो के पड़ गया। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। चेतन दिमाग पर जरा जोर डाली, कोई पुराना किस्सा याद आता है, कोई पुरानी दुश्मनी, छोटी ही सही, कोई भी ना। आप लोगों पे किसी पे शक नहीं है? नहीं सर। सर ये जुर्म तो एक उलझी हुई पहले की तरह होता जा रहा है। अगर इनका कोई दुश्मनी नहीं था, फिर कौन ऐसा होगा जो इतनी गहरी साजिश रचेगा इन दोनों को मारने के लिए? ये सब कुछ एक सोचा समझा हुआ प्लान है। खूनी ने ऐसा वापरा जैसे शतरंज के खिलाड़ी घोड़ों और ऊंट को वापरता है। हाँ सर, खूनी ने ये सब उन जूतों के जरिए किया है, उनमें इंजेक्शन फिट करके। इसका मतलब है वो जूते ऑर्डर देके बनवाए गए थे, तभी तो सोल के नीचे इंजेक्शन रखने का जगह बना पाया वो। सर फिर तो खूनी लेदर मार्केट भी गया होगा चमड़ा खरीदने। बिल्कुल गया होगा। उन सारी दुकानों में जाके पता करो जहाँ पे ये जूते बनते हैं या फिर उन्हें बनाने के सामान बेचे जाते हैं। सर उस नंबर का पता चल गया है सर। वो फोन चेतन ने नहीं बल्कि किसी अरुण कुमार ने किया था। अरुण कुमार? मुक्ता, आप किसी अरुण कुमार को जानती हैं? अरुण कुमार? नहीं सर, मैंने तो ऐसे किसी आदमी का नाम भी नहीं सुना। प्रीति तुम? मैं किसी अरुण को नहीं जानती। शायद विशाल जानता हो। अगर विशाल जानते किसी को तो मुझे जरूर बताते। हाँ अरुण कुमार, शायद एक अरुण था तो सही हमारे कॉलेज में, है ना? अरे नहीं, वो तो अरुण यशोधन था, अरुण कुमार नहीं। आप सब में से कोई भी अरुण कुमार को नहीं जानता, मगर वो आप सबको अच्छी तरह से जानता है। विशाल को क्यों मारा तुमने? मारा मतलब सर? विशाल? कौन विशाल सर? ये विशाल। अब कुछ याद आया? नहीं सर, इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, इसे तो जरूर पहचानते होगे। नहीं सर, अब ये कौन है? ये चेतन है। चेतन बन के उसकी वाइफ को फोन करते हो और कहते हो चेतन को ही नहीं पहचानते। कमाल है।
सर मैं किसी और की वाइफ को क्यों फोन करूंगा सर, मेरी खुद की वाइफ है फोन करने के लिए। झूठ मत बोलो। फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि कल शाम 4 बजे तुमने ही मुक्ता को फोन किया था। मुक्ता? सर मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। कौन है ये सब सर? और कल 4 बजे? हाँ सर 1 मिनट, मैं कल शाम को 4 बजे बाजार गया था और एक आदमी ने मुझसे फोन मांगा था एक कॉल करने के लिए। एक आदमी को दिया था फोन कॉल करने के लिए। बड़ी अच्छी कहानी बना लेते हो। मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, आप खुद सोचिए, अगर मुझे जुर्म करना होता तो मैं खुद का फोन क्यों इस्तेमाल करता? किसी पीसी या किसी और फोन से कॉल नहीं कर सकता था क्या? उस आदमी की शक्ल याद है तुम्हें जिसने तुमसे तुम्हारा फोन मांगा था? नहीं सर, थोड़ा जल्दी में था तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी निकली तो तुम अपने बच्चों को कहानी सुनाने लायक नहीं रहोगे। क्या हुआ पीयूष? तूने हम लोगों को अचानक क्यों बुला लिया? मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। मुझे लगता है वो वापस आ गया है। What? पागल तो नहीं हो क्या तुम? अरे यार मैं ठीक कह रहा हूँ, विशाल ऊपर पहुंच गया, चेतन मरते मरते बचा। इससे पहले कि हम दोनों का टिकट कट जाए हमें सब कुछ सीआईडी को बता देना चाहिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अगर सीआईडी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो तू सोच नहीं सकता वो हम लोगों का क्या हाल करेंगे। अरे यार जो होगा देखा जाएगा, यूं बेमौत मरने से तो अच्छा ही है ना। देख, अगर तूने सीआईडी को बताने की बात भी की ना तो वो वापस आया हो या ना आया हो, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। अरे मुझे बचा ले यार, मैं पागल हो रहा हूँ, पागल। मेरा दिमाग फट रहा है, दिमाग। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। पीयूष, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा हम लोगों को, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, हम तेरे साथ हैं ना। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज हेल्प मी। कम कुछ दिनों में आपके यहाँ कोई आदमी लाल रंग का चमड़ा खरीदने आया था लड़कियों के जूते बनवाने के लिए? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं आया सर। सर आया था, मैनेजर साहब से मिला था, काफी कम लेदर चाहिए था उसे, वो भी लाल रंग का ही चाहिए था साहब। कौन था वो? चेहरा याद है उसका? मुझे तो नहीं साहब, मैनेजर साहब को याद होगा। ये मैनेजर कहाँ, बुलाओ जरा उसे। मैनेजर साहब छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी पे गया? फोन लगाओ उसे, बोलो सीआईडी ने ब्यूरो में बुलाया स्केच बनवाने के लिए। पांडुरंग दगड़ू सराफ। अरे पूर्वी, अरे पूर्वी, अरे हटो यार। अरे पूर्वी, अरे वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तुम कमाल हो यार। अरे सालों के साहब, ऐसी क्या बात हो गई जो खुशी से आपकी छाती फूल गई? यार तुम्हें पता नहीं, वो पूर्वी ने मुझे सलाह दी थी ना वो लेटर लिखने की। अरे भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छा सा लेटर लिखा, फूलों का गुलदस्ता भिजवाया और बस उसको गुस्सा तो गायब। क्या बात सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक हो सर। अरे भाई रहने दो, अपनी मुबारकबाद आप अपने पास रखिए, पहले भी झेल चुका हूँ यार मैं तुम्हें। अरे सर, गिफ्ट में कैंची दी आपने और गलती मेरी। यार ऐसे वक्त पे कैंची की याद दिलाना जरूरी है क्या यार? मैंने कहा था ना सर कि आपका लिखा हुआ खत पढ़ के वो खुश हो जाएगी। वेरी गुड पूरी, तुम कमाल हो। आइंदा से इस मामले में कोई टिप्स लेनी होगी ना बेटा, मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। यस डॉक्टर साहब, पूर्वी से क्यों, आप तो ये तारिका से भी ले सकते हैं और उसके लिए आपको यहाँ ब्यूरो में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं दया, तुम समझते नहीं हो यार, तारिका की इस मामले में जरा पसंद कमजोर है यार। डॉक्टर साहब, अभिजीत के बारे में अगर कुछ कहना है तो मेरे सामने तो प्लीज आप। अच्छा, बुरा लगा ना, बुरा लगा, कोई बात नहीं है यार, मैं भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता ये डिस्कस करके यार। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फेशियल कराने जाना है यार। सर? फेशियल? और आप? क्यों, मैं फेशियल क्यों नहीं है? नहीं,
बिल्कुल सर, करना चाहिए आपको, फेशियल करना चाहिए। हाँ, और आज तो जरूर करना चाहिए यार। यू नो डेटिंग है, डिनर पे जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के साथ यार। बहुत अच्छी बात है सर। उम्मीद करते हैं कि जब तक आप दोनों का डिनर खत्म हो जाता है तब तक हम लोग ये केस सॉल्व कर देंगे। यस यस, ऑफ कोर्स तुम केस सॉल्व करो, मैं डिनर सॉल्व करता हूँ। बाय पूर्वी, बाय। सर डॉक्टर साड़ुंकी भी कमाल के, उम्र 55 की, दिल बचपन का। अरे उनके सामने मत बोल देना, जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। सर स्केच तैयार हो गया। गुड, देखे जरा। ओह, तो ये है वो चैंपियन। अब इस चैंपियन का अच्छा वक्त शुरू होगा। देखो कहां छुप के बैठा है। ये किसकी फोटो है? आप बोलिए। सर यहाँ पर ये नीडल्स और सिरिंजेस मिली है। सर ये वो केमिकल जो जूतों में इस्तेमाल किया गया था, और सर ये जेल जो पैरों को सुन्न करने के लिए जूतों में डाला गया था। सर यहाँ पर ये लाल जूते भी हैं, और सर ये इंजेक्शन। मतलब इन सब के पीछे पीयूष का ही हाथ है। पूर्वी, सब कुछ उठा लो। विनीत, सर पीयूष तो यहाँ मरा पड़ा है, लगता है इसने जहर पिया। माय गॉड। सर हमें तो लग रहा था यही सबको मार रहा है, फिर इस पीयूष को किसने मार दिया? इसका मतलब इसके साथ कोई और आदमी भी मिला हुआ था क्या? सर ये देखिए, इसके जेब में से ये चिट्ठी है सर। क्या लिखा? मैंने ही विशाल का खून करवाया और चेतन पर हमला भी करवाया। नफरत करता था मैं अपने दोस्तों से। कॉलेज के दिनों से चेतन, विशाल, धीरज मुझे परेशान करते थे, और बिजनेस पार्टनर बन जाने के बाद भी मुझे मेरा हक नहीं देते थे। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उनसे बदला लेने की ठानी। अगर सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। पीयूष, अजीब बात है सर। जब गुनहगार को पता होता है कि एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा, फिर गुनाह करता ही क्यों है? और इसने तो सीआईडी के डर से खुदकुशी कर ली। बात कुछ हजम नहीं हो रही है विनीत। ये आदमी अपने दोस्तों से बदला लेना चाहता था। इतनी लंबी प्लानिंग की उसने बदला लेने के लिए, और अभी इसका बदला पूरा भी नहीं हुआ। डर के मारे आत्महत्या करेगा क्या? सर, इसके हाथ और पैर पर ये निशान देखिए। रस्सी के बांधने का निशान। पीयूष को बांध के रखा था। लगता तो है सर, लेकिन जब ये ब्यूरो आया था तब तो कोई निशान नहीं था। और ये निशान काफी गहरे हैं। लगता है
काफी दिनों से बांध कर रखा गया था इसे। पीयूष को बांध के भी रखा गया था और पीयूष ब्यूरो में भी। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जैसे पहले थे ठीक वैसे हो जाओगे। अब मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं, तुम पलट जाओ। कौन हो तुम लोग? सीआईडी, पीछे हटो। चेहरा बदलवाया जा रहा है, हैं? चेहरा चाहे पीयूष का हो या अमित का, अंजाम तो फांसी ही है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दीजिए मुझे। कहाँ जा रहे हो? चेहरा नहीं बदलवाओगे? हाँ, मैं पीयूष नहीं, अमित हूँ, अमित। अमित, यही है ना तुम्हारा असली चेहरा? अब बताइए अमित जी, क्यों मारा अपने दोस्तों को तुमने? हैं? दोस्तों के नाम पे धब्बा थे वो लोग, धब्बा। क्यों? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे साथ? उनकी वजह से मैं खूनी बना। मैंने अपने हाथों से सपना की जान ले ली। कौन सपना? सपना मेरी प्रेमिका। कॉलेज के दिनों में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सपना ने विशाल, पीयूष, चेतन और धीरज को एग्जाम पेपर चुराते हुए देख लिया। फिर उसने धमकी दी कि वो सब कुछ प्रिंसिपल को बता देगी। फिर इन चारों ने उसे मारने का प्लान बनाया। पर सपना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, उनके कहने पे तुमने सपना का खून कर दिया। क्यों? क्योंकि उन चारों ने मुझसे झूठ कहा कि सपना मुझसे बेवफाई कर रही है। वो चारों अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे मेरे गुस्से पर काबू नहीं रहता, इसीलिए बिना सच जाने मैंने सपना की जान ले ली। फिर जब तुम्हें सच का पता चला तो तुमने एक एक करके सबसे बदला लेना शुरू कर दिया। हाँ, और डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की। इन्होंने मुझे पीयूष का चेहरा दिया, जिसका फायदा उठाकर मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया और पीयूष को 1 साल तक कैद कर रखा। और मैं भी यही चाहता था कि इन चारों की मौत की वजह भी वही गुस्सा हो जिसकी वजह से मेरे सपना की मौत हुई थी। और इसीलिए मैंने जूतों में इंजेक्शन फिट किया। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन एक गलती कर दी। पीयूष के मोबाइल से आखिरी कॉल डॉक्टर साहब को कर दिया। सपना का खून किया तुमने। पश्चाताप के आंसू बहाने के बजाय अपने दोस्तों को भी मारा। तुम्हें तो फांसी ही होगी। और डॉक्टर साहब, आप पैसों की लालच में बिक गए। आपका और इनके बाकी दोस्तों का हिसाब तो अब अदालत ही करेगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।